डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के AIU रिसर्च कॉर्नर प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान रिसर्च स्कॉलर मौजूद हैं वो आतिफ़ रियाज साहब हैं। आतिफ़ रियाज साहब ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से MBA किया है और उसके बाद MS एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस में किया है और PhD एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस में थीसिस सबमिट कर दिया हुआ है। आपने फ़ॉरेन से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स भी कर रखे हैं और प्रेजेंटली बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ एज ए रिसोर्स पर्सन, एज ए विजिटिंग फैकल्टी और एकेडेमिया में अपनी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो जारी किए हुए हैं। सर, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें कि MS में आपका रिसर्च का टॉपिक क्या था? जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी सर। मेरा जो MS में थीसिस का जो स्टडी का जो टाइटल था वो इन्वेस्टिगेशन इनटू पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ प्राइवेट स्कूल टीचर्स इन इस्लामाबाद, और मेरे जो सुपरवाइज़र थे वो डॉक्टर मोहम्मद माजिद महमूद बगराम साहब हैं। सही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये जो आपने टॉपिक चूज़ किया तो इसका रैशनल क्या था जब आपने ये सिलेक्शन की? जी सर, बेसिकली एम्प्लॉयर्स जो हैं वो अपने हम लोग बेसिकली हम चाहते हैं, हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं अपने ह्यूमन, जो हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, हमारे जो कोलीग्स होते हैं, हम उनको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि वो किस तरह के हैं, उनकी आदत क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, हाउ देयर मेंटल जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। और सेम गोज़ के जो एम्प्लॉयर है वो भी बहुत इंटरेस्टेड होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में जाने। जितना अच्छा वो अपने एम्प्लॉयज़ को जानेगा, समझेगा, उतना वो अच्छा उसको मैनेज कर सकेगा। क्योंकि मेरा बेसिकली जो मेन डोमेन है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो ह्यूमंस जो हैं वो बेसिकली मशीन्स तो है नहीं, उनके इमोशंस होते हैं, वो दे रिएक्ट डिफरेंटली, मेंटल कैपेबिलिटीज डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। तो एम्प्लॉयर जो है वो बेसिकली वो समझना चाहता है अपने एम्प्लॉयज़ को बेहतर तरीके से, ताकि उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। अब उसमें मेन प्रॉब्लम ये आती है कि उसके लिए क्या टूल यूज़ किया जाए, उनको कैसे समझा जाए एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो उसको अच्छा मैनेज कर सकें। अब उसमें अगर आप देखें कि हिस्टोरिकली डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट या टूल्स डेवलप हुए जिन्होंने हेल्प आउट किया कि एम्प्लॉयज़ को या लोगों को अच्छे तरीके से उनकी साइकोलॉजी को समझा जा सके। ठीक है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी हम लोग ह्यूमंस के साथ डील करते हैं, इस वजह से ह्यूमंस की जो साइकोलॉजी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हम उनको अच्छा मैनेज नहीं कर पाएंगे। सही। और इसी वजह से, और इसका मेन जो फर्दर रैशनल था इस स्टडी का, कि जो अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं, वो ट्वाइस अपने जो परफॉर्मेंस जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एज़ कम्पेयर टू देयर अदर कोलीग जो कि लो परफॉर्मर्स या मिडल परफॉर्मर्स होते हैं, उनसे वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी सक्सेस में। इसलिए भी उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इट टेक्स टू बी अ गुड वर्कर और हाई परफॉर्मिंग वर्कर। इसको हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। फिर फाइंडिंग एंड हायरिंग गुड हाई परफॉर्मिंग वर्कर्स इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, जो कि ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। अब जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये हमारा लिटरेचर बताता है, अगर हम स्टडीज़ प्रीवियस देखते हैं तो लिटरेचर हमें बताता है कि दुनिया की जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन फॉर्चून 500 की मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वो पर्सनैलिटी असेसमेंट के टेस्ट यूज़ करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को समझने के लिए, अपने फ्यूचर के एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए, हायरिंग प्रैक्टिसेस में भी वो इन चीज़ों को यूज़ करती हैं। तो इस तरह से हम मकसद मेन इसका रैशनल जो इस स्टडी का था और इसी की सिग्निफिकेंस और इसकी कंट्रीब्यूशन भी यही मेन बनती है कि एम्प्लॉयज़ को समझा जाए, और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में जो हमने लोग हायर करने हैं उनको शुरू में ही ऐसे हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू और डिफरेंट क्राइटेरिया के थ्रू हम उनको सेलेक्ट करें कि वो अल्टीमेटली हमारे पास प्रूव करें कि ये हमारे बेस्ट एम्प्लॉयज़ साबित हों। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेन यही था कि मैंने जो इनिशियल जो सर्वे किया, ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे एम्प्लॉयर्स जो हैं वो किसी किस्म का पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट यूज़ नहीं कर रहे। सही। और उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, बट आई पर्सनली बिलीव कि अगर वो इन पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट को अडॉप्ट करेंगे, यूज़ करेंगे, तो वो अच्छे एम्प्लॉयज़ को
रिक्रूट कर सकते हैं। और फिर एक जो और बड़ी मेन चीज़ होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रिटेंशन। आप अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिटेन भी करना चाहते हैं। ठीक है। अब उनको रिटेन, पहली बात तो ये है कि पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं कौन से, उनको थोड़ा पिन पॉइंट करके फिर आप उनको जब नेक्स्ट हायरिंग करें तो फिर आप उन्हीं की पर्सनालिटी टाइप्स के आसपास के उनको अगर आप हायर करोगे तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा होगा। तो ये मेन इसका वो था। तो अच्छा, आपने बड़े अच्छे डिटेल के साथ आपने बताया कि आपने रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई किए लिटरेचर से, कि जैसे अमेरिका के अंदर जो है वो जब भी हायर किए जाते हैं लोग तो वो उनका प्रॉपर कोई टेस्ट लेते हैं, जो स्किल्स और जिस तरह की पर्सनैलिटी के लोग उनको रिक्वायर्ड होते हैं उन्हीं को वो हायर करते हैं और वो फिर कंपनीज़ को दुगना जो है वो बेनिफिट भी देते हैं। पाकिस्तान में ये कमी है कि हमारे पास कोई ऐसे स्टैंडर्डाइज टूल नहीं थे या इन्वेस्टिगेशन बेस लाइन स्टडी बेसिकली नहीं हुई। तो आपने इन्वेस्टिगेशन की है कि कौन से जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की हमें रिक्वायर्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं रिट्रीट कर दूँ कि जब भी आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आप सेलेक्ट करते हैं, तो जो आपका लिटरेचर है उसको आप डेंस स्टडी करें, क्योंकि लिटरेचर आपका स्प्रिंग का काम करना चाहिए और जंप करके आप अपने ऑब्जेक्टिव्स पे जाएं। दूसरे लफ्ज़ों में लिटरेचर के अंदर जो गैप्स हैं जिनके ऊपर नहीं काम हुआ और काम करने की ज़रूरत है, उसको आप अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ लेके जाएं और अपने ऑब्जेक्टिव स्टेट करें। अच्छा सर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी स्टडी के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? जी, मेजर ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, इसका जो है 3 ऑब्जेक्टिव्स थे मेरे इस स्टडी को करने के। फर्स्ट जो था, एक्सप्लोर करना था पर्सनालिटी टाइप ऑफ हाई परफॉर्मिंग टीचर्स एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल इन प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर। मैंने एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर जो है वो फ्यूचर की डेवलपमेंट में काम कर रहा होता है, फ्यूचर के जो लीडर्स हैं, फ्यूचर के जो मैनेजर्स हैं, उनकी सबकी डेवलपमेंट, और एजुकेशन ऐसा एक सेक्टर है जो पूरी एक कौम की बेस बनाता है, एक कौम को उठाता है और लीडर्स प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली मैंने एजुकेशन सेक्टर उस वजह से उसको सोचा कि बेहतर है कि हम एजुकेशन सेक्टर से इसको स्टडी को मुझे करना चाहिए। तो उसमें पहला फिर मैंने ऑब्जेक्टिव यही रखा कि उसको प्राइमरी टीचर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल के जो टीचर्स हैं उसमें जो है पर्सनालिटी असेसमेंट का ये टेस्ट करके दिखा जाए। फिर जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि एनालाइज किया जाए कि मेजॉरिटी ऑफ हाई परफॉर्मिंग टीचर्स पोजेस वही MBTI के पर्सनालिटी टाइप्स कर रहे हैं। मैं MBTI मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर टेस्ट है, मायर्स ब्रिग्स MBTI स्टैंड्स फॉर मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर टेस्ट। और फिर थर्ड जो ऑब्जेक्टिव था मेरा कि इन जो फर्स्ट और सेकंड की बेसिस पे जो मेरी जो फाइंडिंग्स आए उसकी बेस पे कोई गाइडलाइंस डेवलप की जाए एम्प्लॉयर्स के लिए, ताकि वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में और रिटेंशन स्ट्रेटजीज़ में इन जो फाइंडिंग्स अगर कोई अच्छी हमें इसमें मिलती हैं तो उसको वो यूटिलाइज़ कर सकें। तो बेसिकली ये 3 मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे इस स्टडी के, जिसको मैंने फिर फर्दर जो स्टडी को आगे इसको मैंने किया। ठीक है सर, आप ये बताइएगा कि आपकी स्टडी का रिसर्च डिज़ाइन क्या है? जी सर, ये डिस्क्रिप्टिव और मल्टी मेथड स्टडी का रिसर्च डिज़ाइन अडॉप्ट किया गया था इस स्टडी के लिए। यानी आपने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन यूज़ किया विद मल्टी मेथड्स। मल्टी मेथड, जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं एक और बात एक्सप्लेन कर दूँ कि मल्टी मेथड और जो है मिक्स मेथड में फ़र्क है। मल्टी मेथड ये होता है कि आप एक ही स्टडी में डिफरेंट सोर्सेज से डाटा ले लेते हैं, उनमें क्वांटिटेटिव डाटा भी आता है और क्वालिटेटिव डाटा भी आता है। लेकिन मिक्स मेथड डिज़ाइंस में हम 3 डिफरेंट तरह के डिज़ाइन यूज़ करते हैं, जिसमें हम बाज़ दफ़ा पहली क्वालिटेटिव डाटा पहले कलेक्ट करते हैं और बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव डाटा आप क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करते हैं, या दूसरी टाइप में हम क्वांटिटेटिव डाटा पहले कलेक्ट करते हैं और बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा आप क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं और वेरीफाई करते हैं। और तीसरे में कन्वर्जन पैरेलल डिज़ाइन में आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इकट्ठा डाटा लेते हैं और पैरेलल में डाटा लेते हैं और एंड पे फिर उनको मर्ज करके आप अपनी फाइंडिंग्स लिखते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टी मेथड की, मिक्स मेथड की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पॉइंट एक क्लियर किया। जी सर, आप ये बताएं कि
आपके इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे डाटा कलेक्शन? जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी डिस्कशन हुई कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी थी और मल्टी मेथड स्टडी का रिसर्च डिज़ाइन इसमें अडॉप्ट किया गया था। इसमें 2 स्टेजेस में बेसिकली ये स्टडी की गई। फर्स्ट स्टेज में जो है जो स्कूल के प्रिंसिपल्स और जो मैनेजमेंट थी उनके साथ इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए, जिससे जो है हमने हाई परफॉर्मिंग टीचर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने की तरफ हम गए। फिर उसके बाद जो है स्टूडेंट्स को हमने कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड के थ्रू जो है वो अप्रोच किया और उनमें से हमने उनसे भी उनके हाई परफॉर्मिंग टीचर्स को आइडेंटिफाई किया। तो बेसिकली इसमें आउट ऑफ 400 टोटल टीचर्स में से 98 ऐसे आइडेंटिफाई हुए जो कि हाई परफॉर्मिंग टीचर्स की कैटेगरी में वो आए। फिर सेकंड स्टेज पे हम लोग चले गए और उस स्टेज पे मैंने फिर उस पे जो मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर का जो क्वेश्चन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो उसका टूल है, वो हमने उन सारे टीचर्स को दिया और उन टीचर्स ने उसको सारा फिल करके और वो फिर हमें वापस किया और उससे बेसिकली हमारा डाटा कलेक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ। फिर हम वी वेंट टू डाटा एनालिसिस की तरफ, उससे फिर हम आगे चले गए। सर, अगर ये जो आपने इंस्ट्रूमेंट बताया है इसकी थ्योरेटिकल बेसिस भी क्या स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करेंगे? जी बिल्कुल सर, ज़रूर। मैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं। कार्ल जंग जो है उसने बेसिकली स्विस साइकोलॉजिस्ट था जिसने प्रेजेंट की थी थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल टाइप और ये बहुत पॉपुलर हुई और बाद में बेसिकली इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव जो उसने जो उसको हाईलाइट किया कि डिफरेंस है इन द वे पीपल प्रेफर टू यूज़ देयर मेंटल कैपेसिटीज़। हर इंसान, आप, मैं, बाकी हम सब लोग अपने मेंटल कैपेसिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं और पीपल जनरली एंगेज इन वन ऑफ 2 मेंटल फंक्शंस। दे टेक इन इंफॉर्मेशन विच इज़ कॉल्ड परसीविंग, इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड कमिंग टू कंक्लूजन विच इज़ कॉल्ड जजिंग। ये 2 उसने उसकी वो कैटेगरीज बताई। फिर पीपल प्रेफर टू परफॉर्म द फंक्शन इन वन ऑफ द 2 वेज विच आर कॉल्ड प्रेफरेंसेस। फिर जैसे सम ऑफ अस प्रेफर टू डू मोर टेकिंग इन्फॉर्मेशन, कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर एब्जॉर्ब करते रहते हैं, दे आर परसीविंग टाइप ऑफ पर्सन्स, वाइल अदर प्रेफर टू डू मोर डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे लोग होते हैं तो डिसीजन, अपनी इन्फॉर्मेशन ली, उसको एनालाइज किया और दे मेक द डिसीजन, बट परसीविंग जो है दे कीप ऑन पाइलिंग अप द इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा करते जाते हैं। फिर ईच पर्सन सीम टू बी एनर्जाइज्ड बाय आइदर द एक्सटर्नल वर्ल्ड, जिसको एक्सट्रोवर्जन कहते हैं, और द इंटरनल वर्ल्ड, इंट्रोवर्जन। अब इसमें मेन डिफरेंस जो एक मेन आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादा मजमे में जिनकी बैटरीज बहुत जल्दी डिप्लीट ख़त्म हो जाती हैं, और इसके अगेंस्ट अगर आप कुछ लोगों को देखें, एक्सट्रोवर्ट टाइप जो होते हैं वो पार्टीज़ में लोगों में बहुत खुश रहते हैं और बहुत हाइपर रहते हैं, बहुत उनकी एनर्जी लेवल टॉप पे रहता है। तो अगर आप जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप इंट्रोवर्ट्स को जो कि शाय होते हैं, अगर आप एक्सट्रोवर्ट्स के साथ 10 एक्सट्रोवर्ट्स के साथ एक इंट्रोवर्ट को किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह बिठा देंगे तो वो उसकी बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाएगी और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट्स जो हैं वो जैसे सेल्स का प्रोफेशन है, मार्केटिंग का प्रोफेशन है, दे हैव टू मीट डिफरेंट पीपल ड्यूरिंग द डे और अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी है, तो एक्सट्रोवर्ट्स उसमें बहुत खुश रहते हैं क्योंकि वो लोगों से मिलना, पार्टीज़ में जाना, दे गो लाइक बटरफ्लाइज। वो एक तितली, जैसे तितली एक फूल से दूसरे फूल से तीसरे फूल पे जाती है, एक्सट्रोवर्ट्स आर लाइक दैट। इंट्रोवर्ट्स इसके ऑपोजिट होते हैं, थोड़ी देर किसी मजमे में रहेंगे तो उनको कोई आइसोलेशन चाहिए होगी, फिर आप उन्हें देखेंगे वो साइड पे खड़े होके दे विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग, मे बी सिर्फ खड़े हुए हो, लेकिन वो अपनी बैटरी रिचार्ज कर रहे होंगे क्योंकि मजमे से उनकी बैटरीज बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो इसी वजह से ये सारी जो कार्ल जंग ने जो बेसिकली हमें जो सारी जो मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर टेस्ट के थ्रू बताया कि ह्यूमंस आर डिफरेंट, और इसी वजह से फिर उनको ट्रीट भी डिफरेंट करना चाहिए। और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से अब अगर आप कार्ल जंग ने बेसिकली जो साइकोलॉजिकल टाइप्स की जो प्रेफरेंसेस की बात की है, उसमें एक्सट्रोवर्ट होते हैं या इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं या सेंसिंग होते हैं, फीलिंग्स या फीलर्स होते हैं या थिंकर्स होते हैं, और परसीवर्स होते हैं या जजिंग टाइप होते हैं।
अब इन ये कैटेगरीज हैं, बेसिकली ये जो क्वेश्चनर या जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें बताता है कि जब हम कोई भी जो इंसान या ह्यूमन जो है, जब हम उन्हें ये टेस्ट देते हैं तो वो बेसिकली उसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो उनको टिक करता है और फिर उसकी बेसिस पे हम एवेलुएट करते हैं कि इसकी पर्सनालिटी टाइप क्या बनती है। तो ये जो मैंने आपसे डिस्कशन की कि MBTI क्वेश्चनर जो है वो बेसिकली कम्बिनेशन के थ्रू पर्सन की जो प्रेफरेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर देता है। ठीक है। और इसका जो अगर हम थोड़ी मज़ीद इसके ऊपर बात करें कि ये जो और उसकी बेस पे 16 कैटेगरीज में ह्यूमंस को वो डिवाइड करता है ये इंस्ट्रूमेंट, और सिर्फ इन 16 कैटेगरीज में डिवाइड नहीं करता, ये उन ईच कैटेगरी के लिए प्रपोज भी करता है, सजेस्ट भी करता है कि अगर ये फ़र्ज करें फॉर एग्जांपल अगर मैं ISFJ की बात करता हूँ कि ISFJ अगर इन 1 2 3 4 5 6 इन स्पेसिफिक प्रोफेशंस में जाएंगे तो दे वुड बी मोर हैप्पियर, दे वुड बी मोर प्रोडक्टिव, और ये ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होगा और उस पर्सन के लिए भी जिसको पता है अपनी पर्सनैलिटी टाइप का कि वो कहाँ फॉल करता है, तो वो बेसिकली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेगा, और जब अच्छा परफॉर्म करेगा खुश भी रहेगा अपने चूज़न प्रोफेशन में और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कंट्रीब्यूट करेगा। और आप अगर इसका थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे इम्पैक्ट देखेंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को अपनी पर्सनालिटीज़ का पता हो, एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयज़ की पर्सनालिटीज़ का पता हो, उनको अच्छा यूटिलाइज कर सके, तो एट अ नेशनल लेवल इसका कंट्रीब्यूशन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। जी सर, आपकी मेजर फाइंडिंग्स क्या आई? अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मेरी स्टडी की जो मेन जो बेसिकली ये पर्सनालिटी वाइज जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो 98 टीचर्स मैंने आप जैसे डिस्कस किया कि जो हमारा इस स्टडी का सैंपल बना था, उन 98 टीचर्स की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उनकी जो पर्सनालिटीज़, जो उनकी जो प्रेफरेंसेस थी, बेसिकली वो जो इसमें हाईलाइट हुई इस स्टडी के थ्रू, उसका कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। फिर मैं आपको इसका जो बार चार्ट के थ्रू ज़रा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई परफॉर्मिंग टीचर्स। इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें 3 जो बेसिकली पर्सनालिटी टाइप्स हैं, जिसमें ISFJ है, INFP है और ENFP है। ये 3 जो पर्सनालिटी टाइप हैं दे स्टैंड आउट कि हाई परफॉर्मिंग टीचर्स एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल इन दी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वो ये 3 पर्सनालिटीज़ जो है बड़े दे स्टैंड आउट कि ये बहुत प्रोमिनेंट होके हमारे सामने आई। एम्प्लॉयर के लिए ये बहुत अच्छी ये फाइंडिंग इस स्टडी के थ्रू हमें मिली कि एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पे इन फ्यूचर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में अगर वो इन 3 पर्सनालिटी टाइप्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो उनको बेहतर हाई परफॉर्मिंग टीचर्स वो हायर कर सकेंगे। अपनी स्टडी की बेस के ऊपर आप क्या रिकमेंडेशंस देते हैं? पहली तो ये है कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में और रिटेंशन पर्पसेस में एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल टीचर्स पे एम्प्लॉयर जो है उनको अगर इफ़ दे विल लुक फॉर ISFJ, INFP एंड ENFP पर्सनैलिटी टाइप्स, उनको जो है उनको उनकी रिक्रूटमेंट में फ़ायदा होगा, उनको रिटेंशन स्ट्रेटजीज़ में फ़ायदा होगा और ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल बेनिफिट होगा। एंड माय सेकंड रिकमेंडेशन के फॉर्च्यून 500 कंपनी जो है वो 80% इस तरह के पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट को यूटिलाइज़ कर रही हैं और बड़ा रेगुलर यूटिलाइज़ कर रही हैं। तो उसकी बेस पे एम्प्लॉयर्स जो पाकिस्तान में एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी इन जो पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट हैं इनको यूटिलाइज़ करना चाहिए। जो फर्दर मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि जो एम्प्लॉयर्स के एग्जिस्टिंग स्टाफ है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ऊपर भी पर्सनालिटी असेसमेंट के टेस्ट को यूटिलाइज़ करके उनको बेहतर समझा जा सकता है, उनकी पर्सनालिटीज़ को बेहतर समझा जा सकता है, और जब वो उसको अच्छा समझेंगे तो फिर वो अच्छा उनको यूटिलाइज़ कर पाएंगे। फ्यूचर रिसर्च के लिए भी जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं उनको भी कोई गाइड करेंगे कि इसी फील्ड में अगर वो काम करना चाहें तो किस डायरेक्शन में काम करें? पहला तो ये है कि जी सेम स्टडी कैन बी कंडक्टेड ऑन मेल टीचर, क्योंकि इस स्टडी में जो सारी जो टीचर्स थी वो फीमेल टीचर्स थी, जो मेरी जो स्टडी थी, तो उसमें बेसिकली मेल टीचर्स वर नॉट इंक्लूडेड, विच वाज आल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ माय स्टडी। सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि फ्यूचर में मेल टीचर्स को भी स्टडी किया जाए और उनको भी देखा जा सकता है कि वो डू दे शेयर द सेम पर्सनैलिटी टाइप एज देयर फीमेल कोलीग्स और डू दे हैव डिफरेंस ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स, तो वो भी स्टडी किया जा सकता है। फिर सर इसमें कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है हाई परफॉर्मिंग टीचर्स फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट
एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ठीक कि है। प्राइवेट, मैंने तो प्राइवेट को स्टडी किया, अब उसकी मैंने हाईलाइट की हैं चीज़ें, लेकिन पब्लिक सेक्टर को भी उसको स्टडी करके और उसके साथ एक कंपैरिजन किया जा सकता है ठीक है। कि डू दे हैव द सेम पर्सनैलिटी टाइप्स और इज़ देयर अ डिफरेंस इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। Then sir further same study can also be conducted on national level, क्योंकि ये एक सिर्फ इस्लामाबाद बेस्ड में स्टडी थी, इसको एक्सपेंड किया जा सकता है और इसको नेशनल लेवल पे भी इसको कंडक्ट किया जा सकता है। देन गोइंग फर्दर फ्यूचर रिसर्च एरियाज जो हैं ये रेप्लिकेट की जा सकती है एट अदर लेवल, जैसे मैंने तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल के टीचर्स को स्टडी किया है, इसी तरह से ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल्स पे भी आप इसको जी बिल्कुल कर सकते हैं। फिर इसकी जो एक और इसी स्टडी के रिसर्च डिज़ाइन को अडॉप्ट करते हुए हम इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, अकाउंटेंट्स को, जस्ट टू नेम फ्यू, उनको भी हम स्टडी कर सकते हैं ताकि उसमें भी हाई परफॉर्मिंग डॉक्टर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें कि उनकी पर्सनालिटी टाइप्स कौन सी हैं और ये उसके कुछ फ्यूचर एरियाज हैं। इसी तरह से हम कंपैरेटिव स्टडी मेल एंड फीमेल हाई परफॉर्मिंग टीचर्स इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी कंडक्ट कर सकते हैं और इन्हीं लाइंस पे फिर कंपैरेटिव स्टडी अमंग प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर हाई परफॉर्मिंग टीचर्स, तो इसकी डिफरेंट ये डोमेन्स हैं जिसमें हम इस स्टडी को फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। सही सर, आखिर में वो स्टूडेंट्स जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो रिसर्चर जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में रिसर्च करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप कुछ गाइडलाइंस देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? जी डॉक्टर साहब, पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट्स में रीडिंग हैबिट बहुत कम है, रीडिंग नहीं करते। रीडिंग जो है, रीडिंग आपकी बेसिकली आपको ग्रो करती है। अच्छा लिटरेचर पढ़ें और अच्छे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे HEC की डिजिटल लाइब्रेरी है, वो यूनिवर्सिटीज़ के लाइब्रेरीज़ के थ्रू एक्सेसिबल हैं, उसमें बहुत अच्छे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स पड़े हुए हैं। और आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं वो बाकी लोगों का रिसर्च वर्क देखें, पढ़ें, उनको समझें। उसमें एरियाज़ आइडेंटिफाइड होते हैं कि आजकल कौन से एरियाज़ में ज़्यादा रिसर्च हो रही है हर डोमेन में। अब जैसे बिजनेस स्टडीज़ की मैं बात करूं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अपने डोमेन्स हैं, ग्रीन HRM पे काम हो रहा है और बहुत काम हो रहा है, तो इसलिए और प्लस जो मल्टी डिसिप्लिनरी है, जैसे अगर आप मेरी स्टडी को देखें, इसमें साइकोलॉजी का एलिमेंट भी इंटीग्रेटेड है, ये सिर्फ बिजनेस स्टडी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये ह्यूमंस के साथ डील करती है और ह्यूमंस आर नॉट मशीन्स, दे हैव इमोशंस, वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट बिहेव करते हैं, तो उनकी साइकोलॉजी को समझना वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साइकोलॉजी की इंटीग्रेशन, बाकी डोमेन्स की इंटीग्रेशन ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब तक आप साइकोलॉजी को साथ प्लग इन नहीं करते, जब तक आप लॉ को, लेबर लॉज को साथ प्लग इन नहीं करते, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूरा नहीं होता। इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि अच्छा लिटरेचर पढ़ें और HEC की डिजिटल जो लाइब्रेरी है उन रिसोर्सेज को यूज़ करें। वहाँ बहुत अच्छी बुक्स पड़ी हुई हैं, वहाँ पे क्वालिटी के जर्नल्स वर्ल्ड वाइड जो आपको शायद कहीं और से नहीं मिलेंगे, वो वहाँ पे एक्सेस आपको मिल जाएगी। तो इसलिए आपकी बेस सारी जो फर्दर स्टडीज़ की बनेगी वो वहीं से बनेगी। तो आई वुड रिकमेंड कि जी उन रिसोर्सेज को यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। आखिर में मैं सर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाए, आपने अपनी रिसर्च जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर की। डियर स्टूडेंट्स, जैसे सर ने बताया कि आप डिफरेंट जो है स्टडीज़ को पढ़ें, लेटेस्ट रिसर्चेस को पढ़ें और जो हाई इंडेक्स जर्नल्स हैं उनकी रिसर्चेस को पढ़ें, ताकि आपको नए नए जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ट्रेंड्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, आपको उनका पता चले। नए नए आपके सामने जो एस्पेक्ट्स हैं HRM के और ग्रीन HRM की बात हो रही है, तो उनको भी आप स्टडी करें और उनको अपनी रिसर्च में लेके आएँ। और मेरे ज़हन में एक यहाँ पे एक मिसरा आ रहा था, खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे मैं यही कहूँगा कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपने रिसर्च करनी है तो नए नए एवेन्यूज़ तलाश करें। जैसे सर ने बताया कि आप लिटरेचर पढ़ें और इन डेप्थ लिटरेचर पढ़ें, आपको रिसर्च से रिलेटेड नए नए एवेन्यूज़ पता चलेंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।